इतना लिखिए मत अभी। अभी जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुन के समझिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ ओके इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मटेरियल ठीक है ठीक है। एमएम का मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, इसका भी एक साइकिल है, P2P। P2P का मतलब है प्रोक्यूर टू पे, ठीक है। प्रोक्यूर टू पे का मतलब है जो भी मैं बताया कि एक रिक्वायरमेंट से लेके वेंडर पेमेंट तक, वो सारा इसमें होता है एमएम में, वेंडर रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस, वेंडर एंड मटेरियल। उसी तरह से यहाँ एसडी का मतलब क्या होता है, सेल्स एंड ओके डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी एक साइकिल होता है O2C। इसका मतलब है ऑर्डर टू कैश। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि जैसे अगर आप एमएम सीखेंगे, आपको तो सीखना है सिर्फ ये एमएम, ठीक है। तो अगर आप एमएम सीख रहे हैं लेकिन ओके बाकी का मॉड्यूल्स का थोड़ा बेसिक नॉलेज रहने से क्या है कि आपको पता चलेगा ये जो एरर आ रहा है ये किसके रिलेटेड है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो आप कुछ भी, जो भी एरर आएगा उसको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये हर कंपनी में ये हर एक मॉड्यूल का, आपकी आवाज। हाँ, हेलो। तो ये जो मॉड्यूल्स है, ये फंक्शनल मॉड्यूल्स जो है, FICO MMSD, ये सारे के अलग अलग लोग रहते हैं, आईटी के अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर एमएम सीख जाएंगे तो आप ठीक है एमएम कंसल्टेंट हो जाएंगे। तो आपको ये पूरा देखना रहेगा, प्रोक्यूर टू पे का पूरा साइकिल देखना रहेगा और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी ओके मैनेजमेंट, हाँ क्वालिटी मैनेजमेंट, QM का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। PS का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। जो डाउट होगा आप यहाँ पे इंस्टेंट पूछ सकते हैं। और यस बिल्कुल। हाँ, प्लांट मेंटेनेंस, उसके बाद होता है प्रोजेक्ट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हो गए फंक्शनल के, ये टोटल। उसके बाद यस उसका साइकिल हो गया ये तीन मॉड्यूल कॉमन मॉड्यूल है, FICO MM NSD, ये तीन कॉमन मॉड्यूल है। उसके बाद ये सब एड ऑन मॉड्यूल है, मतलब बहुत सारे कंपनीज में ये मॉड्यूल चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। अगर किसी कंपनी को, ओके ओके हाँ अगर किसी कंपनी को क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए, मतलब कि जो भी क्वालिटी रिलेटेड, जैसे मटेरियल आएगा तो मैं तुरंत उसको यूज़ नहीं करूंगा, उसका पहले क्वालिटी टेस्ट होगा, पास होगा तब मैं यूज़ करूंगा। तो वहाँ पे क्वालिटी का मॉड्यूल चलना है। अगर PP, प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सपोज मुझे जैसे 10 लैपटॉप बनाने का ऑर्डर मिला, तो मुझे 10 लैपटॉप बनाने के लिए कितना मैन पावर चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मशीनरी चाहिए, वो सारा डेटा आपका प्लानिंग करता है कौन, प्रोडक्शन प्लानिंग टीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे आपका प्लांट में बहुत सारे मशीनरीज चल रहे होते हैं, बहुत सारे मशीन चल रहे होते हैं, तो वो उसको क्या है, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है, लाइक ग्रीसिंग करना, लाइक बेल्ट चेंज करना, मोटर का कुछ रहेगा, ऑयलिंग ऑयल करना, तो बहुत कुछ यहाँ पे रहेगा जो उसको मेंटेनेंस में लगता है। तो वो सारा काम इसके अंदर होता है कि एक मशीन को मेंटेन कब कब करना है, क्या क्या उसमें मटेरियल लगेगा, सारा प्लांट मेंटेनेंस वाले करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट सिस्टम क्या होता है, जो कि एक मतलब बजट कंट्रोल करता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज मैं एक सीमेंट प्लांट खोल रहा हूँ नया, तो उसमें बिल्डिंग कितना का बनेगा, मशीनरीज कितना का आएगा, कहाँ कहाँ क्या मशीन सेट होगा, कितना मैन पावर लगेगा, तो वो प्रोजेक्ट का एक प्लानिंग होता है, प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट होता है कि कितना कॉस्ट लग रहा है मेरा प्रोजेक्ट। सपोज मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो अभी तक कितना खर्च हो गया, कितना और खर्च करना है, वो सारा कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट सिस्टम से, ठीक है। ये मॉड्यूल्स है। HR तो ओके हाँ HR तो कॉमन है, वो तो पता ही होगा। इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय यस को हायर करने से लेकर रिटायर करने तक सारा डेटा HR मेंटेन करता है, उसका प्रमोशंस, लीव्स, ठीक है। तो ये सारा, बिल्कुल। हाँ तो ये सारा का एक कॉमन मॉड्यूल्स में बता दिया। ऐसे तो मॉड्यूल्स बहुत है इसमें, कम से कम 100 से भी ज़्यादा भी मॉड्यूल्स हो गए हैं SAP में, ठीक है।
ओके। हाँ, तो अभी आपने सुना होगा S4 हाना। S4 हाना का नाम सुने हैं आपने? नहीं सर, नहीं सुना। तो देखिए, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि SAP जो है, अभी पहले जो चलता था वो ECC मॉड्यूल था, मतलब ECC, SAP ECC वर्जन चलता था। अभी चलता है S4 हाना। S4 हाना। तो ये दोनों क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज अ एप्लीकेशन। तो आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर जो रन होता है उसके पीछे मतलब 3 लेयर का 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। 3 लेयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि जैसे एसएपी को हम लोग बोलते हैं R3 का मतलब क्या है, R3 स्टैंड्स फॉर रियल टाइम 3 आर्किटेक्चर, इसको बोलते हैं रियल टाइम 3 आर्किटेक्चर। ओके। तो रियल टाइम 3 आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि हमारा जो सर्वर है, हमारा जो एसएपी सिस्टम है, वो 3 आर्किटेक्चर सिस्टम पे चलता है, जो कि पहला है, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन, पहले डेटाबेस, फिर है प्रेजेंटेशन, और एक है कंट्रोल एक्स। एक सेकंड, ये एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे डेटाबेस। तो देखिए, तो 3 आर्किटेक्चर का मतलब है डेटाबेस, एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे SAP ECC ये पहले चलता था, हाना आने के पहले, मैंने आज से 2-3 साल पहले, अभी भी कुछ कंपनीज में चलता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज अपग्रेड होके S4 हाना में आ गया है। तो ये S4 हाना एक एप्लीकेशन है। तो जब ECC चलता था तो इसका डेटाबेस क्या रहता था, डेटाबेस जैसे SQL, इसका नाम सुना होगा आपने। ये सुना है। ठीक, तो SQL हो गया, उसके बाद हो गया ओरेकल, उसके बाद हो गया आपका साइबेस। तो इस तरह का डेटाबेस जो रहता था वो SAP ECC के साथ कनेक्ट होके हमारा SAP सिस्टम रन होता था। अब जो S4 हाना एप्लीकेशन आया है, तो इसने क्या किया है, खुद का एक डेटाबेस बनाया है जो कि है हाना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाना पहले आया था, उसके बाद S4 हाना आया, ये कोई अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाना इज अ डेटाबेस एंड S4 हाना इज अ एप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा ओके। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में ओके। जरूर पूछेगा। तो अभी देखिए, ये SAP ECC और SAP S4 हाना में क्या चेंजेस आया है, सिस्टम में क्या चेंजेस आया है, नया चीज क्या है इसमें, ठीक है। देखिए, अगर आपको ओवरफ्लो होगा, जहाँ पे लगेगा कि आज के लिए बहुत है, तो मुझे जरूर बता दीजिए, वहाँ पे इमीडिएट स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कंटिन्यू ओके। करना है, हाँ, अच्छे से। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़ना है, जहाँ तक आपको लगे कि अब तक मेरे घुस गया, इसके बाद और नहीं घुस रहा दिमाग में, तो कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को टाइम लाइन पे ख़त्म ही करना है, 3 महीना बोला तो 3 महीना में करना है, 1 महीना में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लीजिए। यस। हम्म। तो जैसे कि देखिए, अभी जैसे मैं बताया यहाँ पे, SAP ECC जो था पहले यूज होता था, इसमें क्या था, रो ओरिएंटेड, एक रो ओरिएंटेड रिपोर्ट जनरेट करता था। और अभी जो S4 हाना आ गया है, ये क्या करता है, रो एंड कॉलम ओरिएंटेड। ओके। तो इसका फायदा क्या होता है, ये रो ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि हमारा एक डेटा है, सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे तरह सीरियल नंबर है, और यहाँ पे मेरा फील्ड नेम है ABC, इस तरह से मेरा डेटा है। डेटा इसी तरह से रहता है, कोई भी डेटा रो एंड कॉलम ओरिएंटेड सेव होता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे यहाँ पे
400, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100। उसी तरह से यहाँ पे कुछ डेटा है लाइक 500, कुछ भी यहाँ पे डेटा है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से मेरा डेटा है सिस्टम में। अब मैं जब अभी ईसीसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ईसीसी था और इस तरह से हमारा डेटा था, तो हमको जैसे चाहिए कि फोर्थ कॉलम में सी में क्या वैल्यू है। तो सिस्टम क्या करता था, पहले यहाँ से रन होके जाता था 1 1 1 ऐसे करके रन होके, जहाँ जब आता था फोर्थ कॉलम वहाँ पे जाके रुकता था। तो सी वैल्यू इसको पूरा रीड करना पड़ता था। पूरा रीड करने के बाद ये समझता था कि मेरा, उसके बाद समझ यहाँ पे फिर ये कॉलम रीड करता था, तब इसको 4 मिलता था। तो ये टोटल रीड किया, ये टोटल रीड किया, उसके बाद इसको ये डेटा मिला 4 में है, सी में है 2410। तो ये आउटपुट देता था। इससे क्या होता था, टाइम बहुत लगता था, ठीक है। अल्टीमेटली हमको ये वैल्यू निकालना है तो टाइम बहुत लगता था। अब जब रॉ ओरिएंटेड एंड कॉलम ओरिएंटेड हो गया है एस4 हाना में, तो क्या हो गया है, अभी इधर से भी सर्च होता है, इधर से और इधर से भी सर्च होता है, बोथ रो से भी सर्च होता है और कॉलम से भी सर्च होता है। पैरेलली दोनों साइड से सर्च एग्जीक्यूट होता है। तो इससे क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। ओके। हाँ, ये एक हो गया। इसमें कोई डाउट है, रो ओरिएंटेड एंड कॉलम ओरिएंटेड? नहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या क्या अपग्रेड हुआ है ईसीसी ऑन एस4 हाना में? एस4 हाना है जो इन मेमोरी कंप्यूटिंग है, इन मेमोरी कंप्यूटिंग सिस्टम। इन मेमोरी कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले जो ईसीसी था ये ऑन प्रीमिसेस था। ऑन प्रीमिसेस मतलब इसका सर्वर हमको लगाना पड़ता था अपने प्लांट में या ऑफिस में, जहाँ भी है इसका सर्वर लगाना पड़ता था। जो भी डेटा हम एसएपी ईसीसी में जो भी डेटा हम सेव करते थे, तो वो डेटाबेस में सेव होता था। और डेटाबेस क्या करता था, वो हार्ड डिस्क में सेव होता था। कोई भी हार्ड डिस्क जो सर्वर में लगा है उसमें जाके सेव होता था। लेकिन एस4 हाना में क्या हो गया, इन मेमोरी कंप्यूटिंग सिस्टम आ गया। इसका मतलब है जो भी डेटा हम सेव करेंगे वो रैम में रहेगा। तो रैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे लगाना पड़ता है, एस4 हाना में बहुत बड़ा रैम लगाना पड़ता है। तो रैम जब सारा डेटा जब मेरा रैम में रहेगा तो वो क्विक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रिपोर्टिंग बहुत ही फास्ट हो गया एस4 हाना में। इसीलिए बहुत सारे लोग एस4 हाना में अपग्रेड हो गए। इसके अलावा बहुत ओके। सारे इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि टेबल बहुत सारे पहले थे, अभी मर्ज हो गए हैं। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग से एक रिपोर्ट चला के मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट निकालना पड़ता था। अभी वो क्या होता है, लाइव हो गया है, वन एग्जीक्यूट करने से वन हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप धीरे धीरे जैसे काम करोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक्स में बता दिया, जो भी मॉड्यूल्स है उसका क्या आर्किटेक्चर है, कैसे सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप होता है टू टाइप्स। वन होता है ट्रांजेक्शनल एंड अनदर इज मास्टर डेटा। तो मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शनल डेटा दोनों में डिफरेंस क्या है। मास्टर डेटा जैसे हो गया, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये भी डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है। तो मास्टर डेटा हो गया लाइक वेंडर, कस्टमर, जीएल, ठीक है। उसके बाद मटेरियल, ये सब हो गया मास्टर डेटा। जीएल मीन? जनरल लेजर। ओके, जनरल लेजर, अच्छा। ये हो गया मास्टर डेटा। और ट्रांजैक्शनल डेटा क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया जैसे पीओ या फिर पेमेंट, किसी वेंडर का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हो गया आपका गुड्स रिसीव्ड, ठीक है। तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो डेली बाय डेली ट्रांजेक्शन्स होता है, उसको हम लोग ट्रांजेक्शनल डेटा बोलते हैं। और जो वन टाइम एंट्री होता है और उसका सेवरल टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं, मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक वेंडर है, वेंडर किसको बोलते हैं और कस्टमर किसको बोलते हैं? जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसको वेंडर बोलते हैं, और जिसको माल बेच रहे हैं उसको कस्टमर बोलते हैं। तो जो वेंडर यस। है, तो जो वेंडर हमको माल सप्लाई कर रहा है जिससे हम खरीद रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कि उससे एक ही बार खरीद के काम खत्म हो जाएगा, हो सकता है उससे बार बार खरीदना पड़े मुझे, रॉ मटेरियल कोई सप्लाई बिल्कुल। कर रहा है तो बार बार खरीदना पड़ेगा। तो हम सिस्टम में क्या करेंगे, एक मास्टर डेटा बनाएंगे, मतलब वेंडर का नाम रहेगा उसमें, एड्रेस रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा, उसका बैंक अकाउंट रहेगा, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स एक बना के एक कोड जनरेट होगा। तो वो क्या है कि हर बार हम जब वेंडर से ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका कोड यूज करेंगे, तो मुझे पता चलेगा सिस्टम में कि हम कैसे उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शनल डेटा। ट्रांजेक्शनल डेटा जैसे परचेज ऑर्डर बनाया, पेमेंट किसी का करा है तो उसका एंट्री मार रहे हैं, किसी को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका एंट्री मार रहे हैं, ये सब एंट्री वाला जितना काम हो गया सब ट्रांजेक्शनल डेटा हो गया। ठीक है। ओके। हम्म। तो अभी देखिए कंसल्टेंट, अगर आप जो ये एसएपी सीख रहे हैं तो एसएपी का दो टाइप का कंसल्टेंट होता है। ठीक है, एक होता है कंसल्टेंट आपका टेक्निकल कंसल्टेंट, एक होता है फंक्शनल कंसल्टेंट। टेक्निकल कंसल्टेंट कौन होता है, अब आप जो सीखता है, अब आपका मतलब क्या होता है, जो कोडिंग का प्रोग्रामिंग का रहता है एसएपी में, जैसे एसएपी में ये फील्ड आ रहा है, ये फील्ड को मुझे हटाना है, कहीं चेंज करना है, तो ये अब आपका काम है। ठीक है, तो वो कोडिंग करके वगैरह करके वो चेंज करेगा, तो ये टेक्निकल कंसल्टेंट हो गया। बेसिस, बेसिस का काम क्या है, सिक्योरिटी देखना, ऑथराइजेशन देना, किसको क्या ट्रांजैक्शन का परमिशन रहेगा, कौन क्या पीओ बना सकता है, कौन पीआर बना सकता है, उसको उतना ही लिमिटेड ऑथराइजेशंस देना, ये सब बेसिस का काम है। ठीक है, फिर बीआईबीओ, ये एक रिपोर्टिंग एनालिसिस, एक रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये सब जो कंसल्टेंट, ये सब का जो पढ़ाई करते हैं वो टेक्निकल कंसल्टेंट कहलाते हैं, और जो ये सब फीको, एमएम, एसडी, क्यूएम, पीपी, ये सब का जो पढ़ाई करते हैं वो फंक्शनल कंसल्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। तो अभी हो गया डेटा टाइप। नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए एसएपी एमएम में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो रहता है एक कंपनी का किस तरह से रहता है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कल करते हैं, नहीं तो आपको ओवरफ्लो हो जाएगा मुझे लग रहा है, अभी कुछ दूसरा बोल देता हूँ। ओके। हम्म। तो देखिए सिस्टम में जीएल क्या है, जनरल लेजर जो होता है, वो जनरल लेजर क्या होता है। सपोज आप आप कुछ खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं, तो अगर वहाँ पे दुकान से कुछ खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, अगर उधार में कुछ खरीदते हैं और उस दुकान वाले को बोलते हैं कल आप, मैं आके आपको पेमेंट दे दूंगा, तो वो गुड्स आप लेके चले गए, तो इन दैट केस वो दुकान वाले का काम क्या रहता है, वो क्या करेगा, एक कॉपी निकालेगा, उसमें आपका नाम लिखेगा, डेट लिखेगा, और क्या आपने कितना का गुड्स खरीदा वो लिख देगा, वो उसका ड्यू हो गया। ठीक है, वो बुक में जो एंट्री करा उसने, वो जो एंट्री करा हम्म। वो बुक को ही जीएल बोलते हैं। कोई भी बुक जहाँ पे हमारा अच्छा। डेटा डेटा स्टोर होता है वो जनरल लेजर होता है। ठीक है, ओके। तो जनरल लेजर बनाने का काम किसका है, फाइनेंस वाले का। फीको मॉड्यूल जो सीखते हैं उसका काम है जनरल लेजर बनाने का, और वेंडर, मटेरियल, ओके। कस्टमर, ये सब जो बनाने का काम है वो है एमएम का। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है। ठीक है, तो एसएपी में आज थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं लॉगिन स्क्रीन कैसे रहता है आपको। ये सर्वर एक्सेस दिया गया है ना। सर सब एक्सेस भी मिल गया है बिल्कुल। ठीक है, उसको आपने सेटअप कर लिया है अपना डेस्कटॉप में। हाँ सर, डेस्कटॉप में मैंने सेटअप कर लिया। हल्की सी स्पीड थोड़ी सी स्लो आ रही थी। अच्छा अच्छा, हम्म। वो नेट फास्ट रहने से स्पीड आएगा। देखिए अब मुझे भी वही सर्वर मिला है, तो देखिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, यही होगा ना 98.9। हाँ सर, कुछ ऐसा ही है। करेक्ट। ये सर यूजर आईडी चेंज कैसे होती है? बड़ी यूजर आईडी वाली मेरी याद ही नहीं होती मुझे कभी। ओ अच्छा, यूजर आईडी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बना के देते हैं आपको, इसके लिए अच्छा, बेसिस। चेंज नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको चेंज करना है तो अच्छा अच्छा। उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑथराइजेशन हमारे पास भी नहीं है। देखिए SU01 से चेंज होता है। यहाँ पे आपका यूजर आईडी क्या है बोले। ओके, वो तो मेरी वहां लिखी हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं अपना देख लेता हूँ। मेरा है SOC ट्रेनर 1। ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज में जाएंगे,
ये क्या लिख रहा है सिस्टम, यू आर नॉट ऑथराइज टू चेंज यूजर इन ग्रुप यूएसएपी यूजर, ठीक है, मैंने मुझे ऑथराइजेशन ओके नहीं है चेंज करने का, तो ऐसे आपको भी लिखेगा ये। ओके, पासवर्ड तो चेंज कर लिया मैंने। हाँ पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, यस। ठीक है। तो देखिए एसएपी में जब लॉगिन करेंगे ना, तो ये फर्स्ट स्क्रीन इस तरह से आएगा। इसका नाम क्या है, एसएपी इजी एक्सेस। एसएपी इजी एक्सेस में कौन इसको यूज करता है, एंड यूजर्स। एंड यूजर्स में बताया था ना, एंड यूजर्स कौन है और कंसल्टेंट कौन है। यस। एंड यूजर एंड कंसल्टेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा एंड यूजर क्या है, कंसल्टेंट क्या है। सपोज आप एक कार ओके खरीदे हैं, ठीक है, तो आप ओके उस कार को आप चलाना सीख गए हैं, आप उस कार को चलाते हैं, उसमें डीजल भराते हैं या पेट्रोल भराते हैं, फिर कार को चलाते हैं, ठीक है। ये जो आप काम कर रहे हैं ये आप हो गए एंड यूजर, ठीक है। अब उस कार ठीक में है। खराबी आती है या उस कार को जो बनाने वाले लोग रहते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहते हैं, वो कहलाते हैं ओके कंसल्टेंट। ओके, तो अभी क्लियर है, ओके। अभी क्लियर है एसएपी में। बिल्कुल। हाँ, तो एसएपी में एंड यूजर बोलते हैं जो एसएपी को यूज करते हैं, और कंसल्टेंट बोलते हैं जो सिस्टम को तैयार करते हैं, जो बिजनेस के हिसाब से उसको ओके डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, तो देन हम सर कंसल्टेंट बनेंगे ना? एग्जैक्टली वही मैं समझा रहा था कि आप जो ये ओके कोर्स कंप्लीट होगा तो आप कंसल्टेंट बनेंगे, एंड यूजर नहीं। एंड यूजर आपके प्लांट में हर वो एक बंदा एंड यूजर है जो एसएपी को यूज कर रहा है, और एसएपी का ओके उसका जो हिसाब से आप रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी को चाहिए कि वहाँ पे प्लांट होना है, वहाँ पे कंपनी कोड नया होना है, ये सब जो क्रिएट करेगा वो होगा कंसल्टेंट, जैसे कि आप इसमें करेंगे अभी, ठीक है। ओके हाँ, तो इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल। तो देखिए एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि एसएपी का जो सर्वर है वो डिज़ाइन किया गया है 3 लेयर पे, ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर। पहला होता है जैसे कि डेवलपमेंट, दूसरा होता है क्वालिटी, तीसरा होता है प्रोडक्शन। ये सब क्या है, सर्वर्स, एसएपी ओके सर्वर्स। तो डेवलपमेंट सर्वर क्या है, क्वालिटी सर्वर क्या है, प्रोडक्शन सर्वर क्या है, ये 3 होना क्या जरूरी है, एक होने से मेरा काम नहीं होता है क्यों, ये सब मैंने क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे डेवलपमेंट में क्या करते हैं, जैसे हमको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब जैसे मुझे नया कंपनी बनाना है, नया प्लांट बनाना है, वो सब जो काम है कॉन्फ़िगरेशंस का, वो होता है कहाँ पे, डेवलपमेंट में, कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। जो भी ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में, जब मैं डेवलपमेंट में कॉन्फ़िगर कर दूंगा अपना सिस्टम को, सपोज मैंने एक प्लांट बनाया तो वो बन गया, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, जैसे ई कुछ भी यहाँ पे एक नंबर रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो नंबर जनरेट होगा उसको बोलते हैं टीआर। टीआर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एक नंबर जनरेट होगा, आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे एसएपी में तो आपको एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, डेवलपमेंट। हाँ, जनरेट होगा। अभी ये रिक्वेस्ट नंबर को हम मूव करके ले जाएंगे कहाँ, क्वालिटी में। ये कौन ले जाएगा, आपका बेसिस ओके वाला, बेसिस वाला लेके जाएगा। तो इसमें ले जाने का पर्पस क्या है, हम इसमें डालने के बाद टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करेंगे किसमें, क्वालिटी सर्वर में। अब यही रिक्वेस्ट नंबर मूव होके यहाँ पे आ गया, अब मैं देखूंगा हमारा प्लांट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, सारा डेटा सही से फ्लो कर रहा है कि नहीं, ये सब हम क्वालिटी सर्वर में देखेंगे। वंस हमको इंश्योर हो जाएगा कि अभी सब कुछ सही से चल रहा है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे करेक्ट चल रहा है, फिर इसको हम मूव करेंगे प्रोडक्शन सर्वर में। प्रोडक्शन सर्वर क्या है, लाइव सर्वर है, जिसमें हम सारा ये एंड यूजर्स एंटर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब प्रोडक्शन सर्वर में, ठीक है। तो फिर ये ओके हाँ, फिर ये रिक्वेस्ट यहाँ से आके यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है वो लाइव सर्वर में आ जाता है, मतलब सब लोग अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पूरे कंपनी के लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ये हमारा सर्वर का लेयर हो गया, T3 लेयर। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं सर, समझ में आ रहा है, बस जस्ट मेरे लिए थोड़ा सा अभी नया है, बहुत बिल्कुल ही नया है देन, तो समझ में तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। हम्म, और इस वीडियो को मैं दोबारा से जस्ट रिपीट करूंगा, खुद से देखूंगा एक बार, तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा मुझे। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे, यहाँ तक ही छोड़ देंगे ना, कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आगे और वाइटल होने वाला है, मतलब और बड़ा होने वाला भी। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी कंटिन्यू करेंगे ना, आज यहाँ तक एंड करेंगे? चाहे तो सर एंड कर सकते हम्म, हैं, कोई इशू नहीं है, पर ये जस्ट वीडियो का जस्ट मुझे लिंक भेज दें सर, जिससे कि मैं इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख सकूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं इसको ज़रूर भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो कुछ पूछिए। और जो भी है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बता देंगे, मैंने कंपनी में किस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन करा जाता है। ठीक है। ओके। हम्म, तो अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास शाम और को। सर जो आपका बैच है, जो आपका सेकंड, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मैं जो आपका सर बैच चल रहा है, जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, वो बैच कहाँ पहुंच गया है, उस पर प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं? हाँ, उसका बहुत प्राइसिंग पोसे ऑलमोस्ट 5 क्लास हो गया उसका। कल 4 था, अच्छा, 5 फाइव। प्लस हो गया। हाँ, रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको उस बैच में अगर नहीं डालते हैं तो आपको कोई न्यू बैच में डालेंगे। ठीक है। ओके। मेरा एक और न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से उसका स्टार्ट होगा, तो हो सकता है उसमें आपको डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। ओके। ओके। आप खाली जस्ट अपना सूटेबल टाइम मुझे बता देना, कि जैसे सुबह में कब से कब फ्री हो, शाम को आप कब से कब फ्री हो। सर मैं क्या कहते हैं, आपको बता देता हूँ, मैं 7:45 ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। ठीक है। 7:45 ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ सर, रेडी होके, और क्या कहते हैं, उसके बाद में 6 PM या 6:15 PM मैं घर पे आ जाता हूँ। हाँ, ठीक है। पर उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ सर। हम्म, अच्छा, तो 7 से नहीं हो पाएगा ना? यस, मैं 7 बजे से कभी भी क्लास ले सकता हूँ, 7 बजे के बाद। अच्छा, 7 से 8 चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, आपका नहीं तो 8 से 9 रख देता हूँ, परफेक्ट टाइमिंग रहेगा। और बिल्कुल, नो इशू। हाँ, तो बाकी का जो बैचेस है उसको भी यही टाइम दे दूंगा, 8 से 9। और ये अल्टरनेट डे में होगा, जैसे कि मंडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, नहीं तो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, इस तरह से होगा। ठीक है। अगर बीच में टाइम रहेगा तो और एक दिन मैं करा दूंगा, 4 डेज इन अ वीक मैं कोशिश करूंगा कराने का। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इश्यूज होगा तो मैं कभी भी व्हाट्सअप आप करेंगे मुझे, कुछ इशू डाउट है तो मैं आपको आंसर दूँ करूंगा। ठीक है वहाँ पे। ओके। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं। मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ इसका। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, मुझे सर बस मेरा जस्ट मेन मेन टारगेट सर यही है कि मुझे इसको हम्म, हम्म, हेलो। एक अच्छी जॉब पे लग रहा है सर, जिससे हाँ, अब वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, जस्ट मिनट रुकिए। हाँ हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही थी, बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं सर ये कह रहा था कि बस मेरा जस्ट एक एक ही बस टारगेट है कि मुझे ये कोर्स अच्छे से करना